फायर इंश्योरेंस। सो अब हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर किया था, उसमें एक एडजस्टमेंट था, गुड्स लॉस बाय फायर एंड देयर क्लेम। तो गुड्स लॉस बाय फायर, तो हम लोग तोता की तरह रट्टा मार के बैठे थे। टिलेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फुल अमाउंट, बैलेंस शीट assets are insurance claim and the profit loss account actual loss। गुड्स जल गया है 10,000 का, इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 पे किया, तो अपना 2,000 का लॉस हो गया। द 10,000 विल बी रिटर्न इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। 8,000 पे कंपनी क्लेम करने वाला बैलेंस से एसेट साइड, और 2,000 लॉस हो गया तो प्रॉफिट और डेबिट साइड। बट कभी हमने ये सोचा है कि 8,000 पे कैसे हिसाब किताब बैठा रहेगा भाई? पास आया लिख दिए, तो 8,000 रुपये का हिसाब किताब क्या है वी डोंट नो। तो उसका हिसाब किताब के लिए चैप्टर है, हाउ टू कैलकुलेट दैट 8,000 रुपीज। So in this chapter we will study how to calculate insurance claim amount which the company will compensate, कंपनी नुकसान भर के देगा। तो इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए जो बना है चैप्टर। अब आग लग गया, कुछ हो गया, इंश्योरेंस कंपनी को क्या मतलब? आपको ध्यान रखना है कि मेरी कंपनी में नुकसान हुआ है तो मैं कंपनी में कंप्लेन करूँ भाई कि मेरा नुकसान हो गया, मैं भर के दो। सो नॉर्मली ट्रेडर और बिजनेस कंसर्न नीड टू टेक इनिशिएटिव। क्या वैल्यू होगा? पॉज करें, चल भाई। सो नॉर्मली ट्रेडर और बिजनेस कंसर्न नीड टू टेक द इनिशिएटिव टू सबमिट द क्लेम फॉर्म along with all the detail of property lost। जो भी आपका नुकसान हुआ रहेगा, गुड्स का, प्रॉपर्टी का जो भी है, वो लॉस का पूरा डिटेल देना पड़ेगा कंपनी को। एक क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या क्या नुकसान हुआ है, उसके वैल्यू क्या होता है, वो सब डिटेल देना पड़ेगा। अब उसके अंदर प्रॉब्लम है कि कंपनी में आग लग गया तो कंपनी के साथ साथ पूरा पेपर भी जल गया, अकाउंट का बुक भी जल गया, तो फिर कैसे रहेगा? तो इसमें दो केस है, व्हेन देयर इज अ रिकॉर्ड आर अवेलेबल। मान लेते ये फैक्ट्री है, ये चिमनी है, धुआं निकल रहा है, ये 5-3 माले का फैक्ट्री है मेरा, और इधर पे छोटा सा केबिन है ऑफिस से बाहर, अकाउंटेंट का अकाउंट का ऑफिस यहाँ पे रखा, ऑफिस फैक्ट्री में आग लगा है, तो अकाउंट के ऑफिस में आग नहीं लगा है, तो पेपर वहाँ पे सब सेफ है, इसलिए बच जाएगा। दैट इज व्हेन द रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। तो रिकॉर्ड अवेलेबल है तो कैलकुलेशन इजी रहेगा। आग यहाँ भी, रस्सी बम यहाँ पे भी डाल दिया भाई। ले भाई अगर तैयार है। सो कैलकुलेट लॉस, कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लेम। तो दो काम है, लॉस का कैलकुलेशन और फिर इंश्योरेंस क्लेम करना। तो जब रिकॉर्ड अवेलेबल है तो कैसे करेंगे, रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? और कीजिए तो चलो, हाउ टू कैलकुलेट द लॉस। स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा उस दिन गोदाम में कितना, आग लगने के दिन तक कितना स्टॉक था मेरे पास गोदाम में। तो स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। अब होता है एड गुड्स रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज। ये क्या मतलब होता है? ये जो आपने लिखा स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, जब आग लगा तो आग के अंदर घुस के गिनने देते कि कितना स्टॉक है इधर। ये आपके बुक से एज पर योर बुक रिकॉर्ड, एज पर बुक रिकॉर्ड, आपके बुक के हिसाब से उस दिन कितना था। सो
सो स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर एज पर योर बुक रिकॉर्ड, तो बुक के में उस दिन तक कितना था। कभी कभी मान लो बुक के अंदर 50,000 का स्टॉक उस दिन था लिखा हुआ, क्या ये डेट तक 50,000 था। समटाइम क्या होगा कि आपने गुड्स रिसीव कर लिया था गोदाम में, सामान गुड्स आ गया था, लेकिन अभी तक परचेज बुक में एंट्री नहीं मारा रहेगा। हो सकता है गुड्स जब आपने ऑर्डर दिया रहेगा वो गुड्स आपके गोदाम में तो आ गया था, लेकिन अकाउंटेंट वहाँ पे नहीं था। वॉचमैन ने अकाउंटेंट में फ़ोन किया, सब माल आया है, तो ठीक है माल गोदाम में रखवा दो और चालान का एक पेपर लेके अपना अकाउंट के ऑफिस में रख देना। अब अकाउंट के ऑफिस में पेपर तो रख दिया है, लेकिन रिकॉर्ड बुक पे तो हुआ ही नहीं रहेगा। अब गुड्स गोदाम में आ गया था, और जब आग लगा रहेगा तो जो गुड्स गोदाम में आ गया तो वो भी तो जला रहेगा, लेकिन वो गुड्स आपके बुक पे एंट्री नहीं किया। बुक के हिसाब से लग रहा 50,000 का ही गुड्स था, लेकिन जो अकाउंटेंट के पीछे 10,000 का गुड्स था तो वो भी तो जल गया। फिर इस तरह क्या करेंगे, ऐड करेंगे द गुड्स रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। आपका गुड्स गोदाम में आ गया था, लेकिन अभी तक आपने परचेज बुक एंट्री नहीं किया था, तो जो गुड्स गोदाम में आ चुका है वो भी जला रहेगा, तो उसको ऐड करेंगे। ऐड क्यों, लेस करेंगे ना सर, हम लोग निकाले कि कितना नुकसान हुआ अपना, तो 10,000 ऐड करेंगे। ऐसे हो सकता है कभी कभी कस्टमर को गुड्स आपने बेचा रहेगा, तो आपके गोदाम में से गुड्स गया, लेकिन अभी तक एंट्री नहीं किया रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो गुड्स डिलीवर बट नॉट रिकॉर्डेड, परचेज अनरिकॉर्डेड परचेज को क्या करना है, ऐड। अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड होगा, और अनरिकॉर्डेड सेल्स लेस। अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड, अनरिकॉर्डेड सेल्स लेस। Then a goods sold on approval basis but not yet approved. Goods approval basis का मतलब था कस्टमर ने सामान लेके तो गया है मेरे पास से, लेकिन बोला है कि अगर पसंद आया तो लूंगा, नहीं तो नहीं। आपने मैंने भी बोल दिया भाई ठीक है शाम तक लेके मुझे बताओ भाई कि आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। अभी शाम तक वो बताएगा, जब तक तो गुड्स तो लेके गया ना वो। अब गुड्स लेके चला गया, अब बदनसीबी से अपना गुड्स जल गया। हम लोग सोचे अच्छा हो यार, तो मैं लेके चले गया गुड्स, क्योंकि वो गुड्स भी अगर यहाँ रहता दुकान में तो वो भी जलता था, लेकिन वो गुड्स कस्टमर लेके चला गया है, तो जो गुड्स सोल्ड, तो इसका तो वो वाला गुड्स जला नहीं रहेगा, तो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस वो भी क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो इस तरह से 50,000 प्लस 60,000 माइनस 53,000, यानी इतना स्टॉक आपका फायर से डिस्ट्रॉयड हुआ रहेगा। तो पहले स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, देन ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, लेस अनरिकॉर्डेड सेल्स, एंड लेस गुड्स सोल्ड किया हूँ बट अप्रूव नहीं हुआ है, तो इसको उसको लेस करेंगे। अल्टीमेटली आप लॉजिक याद रखो, परचेज वाला ऐड करना है, सेल वाला लेस करना है। उसके बाद मान लो 53,000 ये तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आपके आग जिस दिन लगा उस दिन कितना स्टॉक जला है, 53,000। हो सकता है कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह नहीं जला, तो हम लोग उसको बचा लिया, पानी नहीं बचा, बचाए रहे भाई। सैल्वेज, वैल्यू ऑफ सैल्वेज, सैल्वेज मतलब कितना गुड्स बच गया है या बचाया आपने। थोड़ा जला रहेगा तो चलो उसको सेकेंड हैंड करके बेच देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वैल्यू ऑफ द सैल्वेज मान लेते 15,000 का वैल्यू ऑफ सैल्वेज, तो भी आपका 38,000 का गुड्स जल गया है, यही आपका एक्चुअल लॉस हो जाएगा। तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर लेस सैल्वेज, सैल्वेज मतलब हाउ मच द वैल्यू का गुड्स आपने बचा लिया है, लॉस। फाइनली इंश्योरेंस क्लेम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है, क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक इनटू लॉस।
क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर इनटू लॉस, इससे आपको मिलेगा क्लेम। पॉलिसी वैल्यू जब तक आपने पॉलिसी लिया है, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना स्टॉक जल गया आपका, तो मान लेते हैं पॉलिसी लिया आपने 40,000 का, स्टॉक डिस्ट्रॉयड है 53,000 और लॉस हुआ आपका 38। सॉल्व करो, उसी तरह करो। 40,000 भागे 53 इंटू 38, 28,679 रुपये का, 28,679 इतने रुपए का क्लेम मिलेगा। अब मेरा गुड्स जला, टोटल लॉस हुआ 38,000, देखिए कंपनी दे रहा खाली 28,600 बस, ये भी नहीं लूंगा मैं, मतलब। तो कैलकुलेशन इंश्योरेंस क्लेम इक्वल टू पॉलिसी अपॉन स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर इनटू लॉस। अब इतना ही क्यों क्लेम मिला भाई, मेरा तो जरा 38 का, लेकिन दे रहा 28,000 क्यों भाई? क्योंकि आपने पॉलिसी कितना लिया है, आपका गोदाम में सामान था 53,000, आपने खाली पॉलिसी 40,000 ही लिया है। जब लोग पॉलिसी कम लेंगे तो क्लेम भी कम मिलेगा, तो लोग प्रीमियम कम भरने के चक्कर में पॉलिसी कम लेते हैं। तो पॉलिसी अगर पॉलिसी ज़्यादा लूँगा तो क्या ज़्यादा मिलेगा क्या? देखते हैं क्या रूल है। क्लेम ऑफ द लॉस बाय स्टॉक, तो आपका कितना क्लेम हुआ? 28,679। कभी कभी जो फायर ब्रिगेड वाले आएंगे तो भी उसका कुछ खर्चा होता है, उनको 1,000 2,000 4,000 दो। आजकल तो चाय पानी के लिए जब तक नहीं दोगे तब तक कुछ काम करेंगे नहीं, वो देना है। कुछ और मटेरियल मंगवाते हैं, पाइप कम पड़ गया तो कुछ पैसे इस पर खर्चा हुआ है, 2,000 रुपया और खर्चा आपने किया है, तो कंपनी ये भी पैसा आपको देगा। तो ऐड फायर फाइटिंग एक्सपेंस, फायर फाइटिंग एक्सपेंस मतलब आग से बचाते समय जो खर्चा हुआ है वो भी ऐड होगा। इस तरह से कंपनी 30,679 रुपये का क्लेम करेगा। तो पहला क्या करना है, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर एज पर द बुक रिकॉर्ड। फिर गुड्स रिसीव किया बट क्या है, नॉट रिकॉर्ड इन द परचेज, यानी अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड, अनरिकॉर्ड सेल्स लेस, गुड्स सोल्ड क्या हूँ बट नॉट अप्रूव्ड हो वो भी लेस। ये आ गया आपका स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब उसके अंदर कितना वैल्यू का गुड्स आपका बच गया है, सैलवेज, तो लेस कर दो, दैट इज योर एक्चुअल लॉस। क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर इनटू लॉस। ये फार्मूले से क्लेम आया, प्लस अगर मान लो कुछ फायर का खर्चा भी दिया रहेगा तो खर्चा भी बाद में क्या करना है, ऐड कर देना है, तो कंपनी दैट मच क्लेम करेगा। पॉज कीजिए। चलो ना, द पॉलिसी वैल्यू और स्टॉक वैल्यू का हाउ टू कंपेयर। इसमें दो पार्ट होता है, एक अंडर पॉलिसी है, ओवर पॉलिसी। अंडर पॉलिसी मीन्स पॉलिसी कम लिया आपने, when the policy value is less than the stock value, आपके स्टॉक से पॉलिसी कम है। लाइक अपने एग्जांपल में भी पॉलिसी वैल्यू था 40,000 और स्टॉक आया था 53, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर आया था 53 एंड पॉलिसी 40 था, तो आपका पॉलिसी वैल्यू आपके स्टॉक से कम है, इट इज कॉल्ड अंडर पॉलिसी। व्हेन द पॉलिसी का वैल्यू आपके स्टॉक से कम रहेगा, इट इज कॉल्ड अंडर पॉलिसी। किसी के गोदाम की वैल्यू है 50 लाख रुपए और उसने पॉलिसी लिया खाली 30 लाख का, तो उसको बोलते हैं हम लोग अंडर पॉलिसी। गोदाम की वैल्यू है 50 लाख और पॉलिसी खाली 30 लाख का ले रहा है, इट इज कॉल्ड अंडर पॉलिसी। इन सच केस क्लेम विल बी मेड एज पर द एवरेज क्लॉज। जब पॉलिसी आपने कम लिया है तो क्लेम आपको एवरेज क्लॉज एवरेज क्लॉज बेसिस पे मिलता है। एवरेज क्लॉज मतलब फॉर्मूला अप्लाई करना है।
तो क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक इनटू लॉस। अब देखो, पॉलिसी लिया आपने 30 लाख का, स्टॉक है आपका 50 लाख का, इनटू लॉस। मान लेते लॉस आपका हुआ था 8 लाख। लाख कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 8 3 24, 24/5, 4,80,000। तो 4,80,000 खाली मिलेगा। तो पॉलिसी 30 लाख का था, प्रॉपर्टी 50 लाख का था, लेकिन नुकसान 8 लाख हुआ है, तो उसको खाली 4,80,000 मिलेगा। तो आप 3,20,000 है ना, तो पॉलिसी उसने कम लिया, तो लोग पॉलिसी कम लेते हैं प्रीमियम कम भरने के लिए। तो जब पॉलिसी कम लिया आपने, तो आपको नुकसान जो हो रहा है उसका भी कम ही मिलेगा। सर अगर ज़्यादा ले लेते तो पॉलिसी 80 लाख का ले लेते, तो 80 लाख का पॉलिसी लिया, 50 लाख का प्रॉपर्टी था और 8 लाख का नुकसान हुआ। लाख कैंसिल, 0 8 8 64, 5 कम 5, 5 2 10, 5 8 40, 12,80,000। मस्त यार, 8 लाख का लॉस है, 12,80,000 मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी से आपको इंडेमनिटी क्लॉज, इंडेमनिटी मतलब आपका नुकसान भरने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। जैसे तो कुछ छोरे लोगों ने बोला पॉलिसी ले लो उसके बाद जला दो आप। कुछ उनको मालूम है कि हमारे देश में कैसे ईमानदार लोग हैं, क्या ना। वो मक्खी पिक्चर में क्या पिक्चर था यार, पॉलिसी का पैसा लेने के चक्कर में अपने पार्टनर को मार देता है। वो पिक्चर में तो अच्छा लगता है, रियल लाइफ में चक्की पीसिंग होगा, 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। तो क्लेम इक्वल टू पॉलिसी अपॉन स्टॉक इनटू लॉस। अगर आपका ओवर पॉलिसी है, पॉलिसी ज़्यादा ले लिए हो, when the policy value is more than the stock value, it is called a over policy. In such case no need to use formula. अगर ओवर पॉलिसी है तो आपको फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज 100% ऑफ लॉस विल बी क्लेम। जितना नुकसान हुआ पूरा का पूरा क्लेम हो जाएगा। क्लेम लॉस से ज़्यादा नहीं होएगा। 8 लाख का लॉस हो तो खाली 8 लाख मिलेगा, 12 लाख नहीं मिलेगा। तो आपको क्लेम इक्वल टू फुल लॉस हुआ था 8 लाख, तो विल गेट 8 लाख, तो 100% मिल जाएगा। अंडर पॉलिसी है तो फार्मूला अप्लाई होगा, ओवर पॉलिसी रहा तो फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, डायरेक्टली जितना भी नुकसान हुआ डायरेक्ट क्लेम होएगा। ये 2 क्लॉज है। अंडर वाले में फार्मूला तो पहले देख रहा है कि स्टॉक और पॉलिसी में पॉलिसी कम है कि ज़्यादा है। पॉलिसी कम रहा तो फार्मूला अप्लाई करना है। इफ द पॉलिसी इज मोर देन, नो नीड टू यूज एनी फार्मूला, डायरेक्ट लॉस का अमाउंट इज अ अभी जो हम लोग केस के पहले उसमें था क्या, रिकॉर्ड्स अवेलेबल। गोदाम में आ लगा है, अकाउंट में अकाउंटेंट के बुक ऑफिस में कुछ हुआ नहीं है, पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जा रहा है। एक होता है व्हेन द रिकॉर्ड्स आर नॉट प्रॉपरली अवेलेबल, रिकॉर्ड आपको प्रॉपरली नहीं मालूम है कि कितना क्या था, यानी वो भी जल गया रहेगा, तो फिर कैसे रहेगा। तो सबसे पहले प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स आप ये पता लगाओ कि आपके गोदाम में कितना स्टॉक था उस दिन, तो मालूम कैसे पड़ेगा। तो इसके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पेपर वर्क होगा, अभी तो हम लोग थियोरेटिकली पढ़ रहे। अब ओपनिंग स्टॉक, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। तो जब आपने लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक बनाया रहेगा तो ओपनिंग अपने बैलेंस में भी डाला रहेगा, और लास्ट ईयर का बैलेंस शीट आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में डाला रहेगा। तो लास्ट ईयर के रिटर्न फाइल जो किए रहेंगे उसमें आपका मालूम रहेगा कितना बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक है, उससे अपने को आइडिया हो जाएगा। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक ये आ जाएगा। तो उससे डिटेल परचेज आपके पास का तो पेपर जल गया है,
देखिए जिस पार्टी से आपने परचेज किया रहेगा उन लोगों के पास उसका एक कॉपी रहेगा ना, तो उस कंपनी का आपका एप्लीकेशन डालने के बाद हमको डुप्लीकेट कॉपी सब चाहिए जो परचेज किए थे, या फिर पेमेंट सब चेक से क्लियर हो गई तो बैंक में बोलो भाई जाके भाई कि मुझे बैंक डिटेल्स चाहिए सब, तो वो देंगे लोग। तो उससे आपका सब कैसे याद रहेगा कितना परचेज किए किसके किसके से। ये कोई आलू बटाटा पाव किलो आधा किलो नहीं खरीद रहे हम लोग, कंपनी खरीदता है, तो वहाँ पे टेंडर एंड कोटेशन होता है। अलग अलग पार्टी अभी 10,000 किलो खरीदा है तो अलग अलग कंपनी पार्टी बीडिंग का प्राइस भेजता है। टेंडर कोई लिखेगा 5 रुपये किलो, कोई डाला रहेगा 4 रुपये 80 पैसे, कोई बोला रहेगा 5 रुपये 10 पैसे, अलग अलग रेट का टेंडर आएगा। और टेंडर में मैं देखूँ सबसे सस्ता कौन सा रेट रहेगा और क्वालिटी अच्छा है उसको मैं ऑर्डर दूंगा, ऐसा होता पूरा डिटेल। तो उससे हम लोग परचेज मिल जाएगा। लेबर लोग को कितना पेमेंट हुआ रहेगा, तो लेबर लोग का सैलरी स्लिप रहेगा, उनके अकाउंट में पैसे गया रहेगा तो उनके अकाउंट के डिटेल से मालूम पड़ेगा। इस तरह से भाग दौड़ करके वो सब डिटेल मिलता है, वो आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, क्रेडिट करते थे, सेल्स, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, गुड्स डिस्ट्रॉय डोनेटेड, सब करने के बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे हम लोग और फिर टैली करते थे, टोटल करके इधर लेस करके जो बैलेंस आता था इसको क्या होते थे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन होते थे। अब हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट पहले से मालूम रहेगा क्योंकि स्टॉक जो है तो अपने पहले से आप अगेन जो रिटर्न फाइल है, जैसे कंपनी है उनको हर 6 महीने में रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो 6 महीने में आपने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया रहेगा उसका परसेंटेज, भाई हमने 20% कमाया, 30% कमाया, तो मान लो 20% ग्रॉस प्रॉफिट है तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 20%। ये जो नेट सेल है, सेल है ना, वो सेल के अमाउंट का 20%, सेल इंटू 20%, इससे ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपके दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब इसको टैली कर दो और इस साइड बैलेंस आएगा, ये जो बैलेंस है इसको दे क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग को ये निकालना था कि जिस दिन फायर हुआ उस दिन आपके गोदाम में कितना स्टॉक था। अभी देखो हमने जो पहले किया उसको पहले लाइन में लिखा स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर बुक एज पर द बुक रिकॉर्ड, क्योंकि क्यों तो क्या था, रिकॉर्ड अवेलेबल था तो आपको डायरेक्ट मालूम पड़ेगा कितना गोदाम में है। अब यहाँ पे आपका रिकॉर्ड जल गया है तो आपको सब रफली हिसाब करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा जिस दिन फायर हुआ उस दिन कितना स्टॉक आया रहेगा। तो दैट इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ड्रा कर रहा हूँ। मान लो अभी इसके अंदर अब परचेज भी नहीं दिया रहेगा तो हम लोगों ने सिंगल एंट्री किए थे, तो सिंगल एंट्री में क्रेडिट अकाउंट ड्रा करते थे, तो क्रेडिट अकाउंट से हम लोग को क्रेडिट परचेज मिलेगा, डेटा के अकाउंट से सेल्स मिलेगा, तो वो भी करके हम लोग को परचेज सेल निकालना पड़ेगा, तो सब अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर पॉज कीजिए। अब ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में सब डिटेल कहाँ से आएगा, ये जो ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक वी विल गेट फ्रॉम लास्ट ईयर के बैलेंस शीट, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा। अगर आपने कैश सेल या कैश परचेज किया रहेगा या तो कैश बुक से मिल जाएगा या तो फिर बैंक डिटेल से मिल जाएगा, तो बैंक डिटेल या कैश बुक से आपको कैश सेल और कैश परचेज का एंट्री मिल जाएगा। क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट परचेज के लिए हम लोग टोटल क्रेडिट अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट सेल्स के लिए टोटल डेटा अकाउंट। ये सब कैसे ड्रॉ आता है तो सब हम लोग सिंगल एंट्री में वी डिड ऑलरेडी, सिंगल एंट्री चैप्टर और चैप्टर में था टोटल क्रेडिट टोटल डेटा अकाउंट। फिर उसका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन द क्वेश्चन, अगर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया रहेगा ऑलरेडी क्वेश्चन में तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल इंटू परसेंट, नेट सेल इंटू परसेंटेज, तो नेट सेल के ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई कर दो आ जाएगा। देखिए कभी कभी मान लो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, सम टाइम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर विल बी कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100,
लास्ट ईयर कितना ग्रॉस प्रॉफिट था अपॉन लास्ट ईयर नेट सेल कितना था इनटू 100, यानी दो बोलने मतलब है। एक आपको सामने से सीधे दे देगा कि 20%, 10%, 15% प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर। एक आपको दिया नहीं है कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था, वो बोले आपको कैलकुलेट करना है। तो लास्ट ईयर का जीपी कितना था, क्योंकि इस साल आप तो अभी कुछ किए ही नहीं, अभी तो आपका अकाउंट क्लोज हुआ ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जो भी चीज़ रहेगा वो लास्ट ईयर के बेस पे ही रहेगा। सर क्या गारंटी हो सकता है लास्ट ईयर कम प्रॉफिट हो इस साल ज़्यादा हुआ तो? बदनसीबी है तो उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट ईयर कम प्रॉफिट था इस साल, बताइए लास्ट ईयर ज़्यादा प्रॉफिट इस साल कम रहेगा, तो थोड़ा 19-20 तो होगा ही। तो सम ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर अपॉन नेट सेल इनटू 100, इस तरह से आपको लास्ट ईयर का वो परसेंट मिल जाएगा। ये परसेंटेज हम लोग इस साल अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। तो ये था पहला, जब रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं रहेगा तब लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ड्रा करेंगे। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में सब में अगर परचेज सेल दिया है तब तो ओके, अगर परचेज नहीं दिया रहेगा, क्रेडिट परचेज नहीं दिया रहेगा तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, फिर क्रेडिट अकाउंट में ड्रॉ करेंगे। सेल्स अगर नहीं दिया रहा तो टोटल डेटा अकाउंट में ड्रॉ करेंगे। कैश परचेज कैश से नहीं दिया तो कैश बुक और बैंक डिटेल के बारे में देखेंगे क्या करना है। और उसका फिर ग्रॉस पर परसेंटेज अगर लास्ट ईयर का नहीं दिया है तो कैसे करेंगे, लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर का नेट सेल इनटू 100 करके परसेंटेज निकालेंगे। पाउच कीजिए।